अ, मैंने उनका बयान ठीक से सुना नहीं, लेकिन अगर हम इसको आंकड़ों के नजरिए से देखें कि हकीकत क्या है। वो सारे ऐसे राज्य जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है, और वो पूरा हिंदी भाषी इलाका, इसमें गुजरात भी शामिल है। काफी हद तक अगर हम महाराष्ट्र को भी ले लें, महाराष्ट्र को छोड़ भी दें, तो ये जो तमाम 160, 70, 80 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां देखें कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है और बीजेपी का प्रदर्शन कैसा है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखें तो साफ है, इन इलाकों में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करती है और कांग्रेस काफी पिछड़ जाती है। बीजेपी को कहां चुनौती मिलती है? बीजेपी को चुनौती मिलती है उन राज्यों में जहां पर रीजनल पार्टियों का अपना जनाधार है, रीजनल पार्टियां स्ट्रांग हैं। अगर आप ईस्ट से शुरू करें तो उसमें उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। अगर हम साउथ की तरफ बढ़े तो तेलंगाना है, आंध्रा है, और डाउन साउथ जाएं तो तमिलनाडु है, केरल है। तो ऐसे राज्य जहां पे बीजेपी को अगर चुनौती मिल रही है तो वो रीजनल पार्टियों से चुनौती मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि बीजेपी का जो जो उसकी जो जबरदस्त जो प्रदर्शन रहा है 2014 या 2019 के चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की विफलता एक मेन कारण रही है। मुझे लगता है यही इसी ओर इशारा कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है कि भाई राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है, मतलब आप राहुल गांधी को सामने करेंगे, बीजेपी को कहते हैं बाय डिफॉल्ट पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि लोग अगर तुलना करने लगते हैं कि भाई बीजेपी को हराने वाला है कौन, उसमें अगर राहुल गांधी का चेहरा सामने आएगा तो बीजेपी को बाय डिफॉल्ट उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इस स्टेटमेंट से तो मैं यही निष्कर्ष निकालता हूं। लेकिन फिर इसका मतलब क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, जो कि सारे के सारे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और दावा भी करते हैं, इशारों इशारों में उनके प्रवक्ता कह भी जाते हैं, अभी यही कह गए देखिए, तो क्या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि ये मुकाबला मोदी वर्सेस सामने कोई हो ही ना, बिना चेहरे के चुनाव हो जाए, उसमें ज्यादा अच्छा नतीजा आएगा? ये तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते क्या है। क्या वो चाहते हैं कि कोई एक चेहरा सामने आए? लेकिन मुझे लगता है इस बात का उन्हें अंदाज है कि कोई भी चेहरा सामने आएगा, विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाए, किसी एक चेहरे पे सहमति भी बन जाए, तो वो उसका नुकसान होगा इनको, क्योंकि कोई भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने उनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी काफी पॉपुलर हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी तो अपोजिशन की यही होनी चाहिए, क्योंकि एक मतभेद का कारण भी है। अगर विपक्षी एकता की कोई बात भी होती है तो बड़ा मतभेद किस बात का है? बड़ा मतभेद इसी बात का है कि इस विपक्षी एकता को, या अगर कोई कोalition बना, कोई एक अलायंस बना, इसको लीड कौन करेगा? और इसी बात पर जो टॉक्स भी हैं वो टूट जाते हैं। मानव जायसवाल तो कह रहे थे दीदी हरा सकती है बस नरेंद्र मोदी को। देखिए, मुझे लगता है मानव जायसवाल जो कह रहे हैं वो अब बंगाल के कंटेक्स्ट में तो बिल्कुल ठीक है। तो दीदी बंगाल में बीजेपी को हरा सकती हैं, स्टालिन बीजेपी को तमिलनाडु में चुनौती दे सकते हैं, नवीन पटनायक बीजेपी को उड़ीसा में चुनौती दे सकते हैं। तो इसी तरह से रीजनल पार्टियां अलग अलग जगहों पे चुनौती दे सकते हैं, हरा सकते हैं। शायद मुझे लगता है थोड़ी अतिशयोक्ति होगी कि ये हरा देंगे बीजेपी को, लेकिन अलग अलग राज्यों में तो यही चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सीएसडीएस का जो आंकड़ा था उसको भी जरा बताइए। आपने कुछ रिसर्च किया, एक विश्लेषण किया गया, सारे विपक्षी दल एक हो गए, तो विपक्ष 300 के पार पहुंच सकता है? ये एक हाइपोथेटिकल था। हाइपोथेटिकल क्या है? 2019 के चुनाव में अलग अलग पार्टियों को जो वोट मिले, तो हमने एक सिमुलेशन किया, बीजेपी को अलग और बीजेपी के अलावा जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको एक साथ खड़ा किया, उनके वोट को एक साथ इकट्ठा किया, और फिर वो देखा कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए, मान लीजिए ऐसी स्थिति हकीकत में बन जाए, तो क्या हो सकता है? इसकी संभावना, ये संभावनाओं की बात है। तो संभावना ये है कि ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई तकरीबन 235-240 के आसपास आ जाएगी, अगर उतनी ही वोट 2024 के चुनाव में मिले तो। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सब मिला जुला करके 300 के आसपास दिखेंगी। अब इसमें यह भी हो सकता है मानक जी, हम जो कहते हैं काउंटर पोलराइजेशन, अगर सारे इकट्ठा हो गए तो काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है, बीजेपी का वोट बढ़ भी सकता है। वो भी हमने विश्लेषण किया था कि अगर सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाएं और बीजेपी का वोट घट जाए 1%, 2%, तो क्या होगा? तो ये एक तरह से हाइपोथेटिकल सवाल था कि अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन मुझे लगता है इस पे अगर जो है वो बहुत बड़ा शब्द है,
क्योंकि इसकी संभावना तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल। और अमेठी और रायबरेली पर एक कमेंट करिएगा, अखिलेश यादव ने यह संकेत क्यों दे दिया है इस बार संजय कुमार जी कि रायबरेली और अमेठी में भी हम अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं? क्या एक एक सीट के लिए लड़ाई हो गई है, इतनी करीबी लड़ाई है इसलिए यह रणनीति है, या फिर उन्होंने मान लिया है कि अब कांग्रेस को वो सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में? हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई करीबी लड़ाई दिखाई पड़ती है। कम से कम आज की स्थिति से तो मुझे नहीं लगता कि कोई करीबी लड़ाई है। इसी के लिए एक एक सीट को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के द्वारा। लेकिन मुझे लग रहा है वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भाई संकेत साफ है, हमारा कोई अलायंस कांग्रेस के साथ नहीं होगा। पहले वो अमेठी, रायबरेली ऐसी कुछ सीटों को सम्मान के दृष्टिकोण से छोड़ देते थे, कहते थे भाई यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि अब ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस कम से कम इसकी अपेक्षा ना करे।